नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल पूरी दुनिया में होने वाले बड़े आयोजनों में से एक है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया एक साथ सेलिब्रेट करती है। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड की शुरुआत करने वाला है और ये 2021 से लेके 2030 तक चलेगा। 2030 जो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा भी है और वैज्ञानिकों ने विनाशकारी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इस अवसर को अंतिम अवसर के रूप में पहचाना है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का क्या मतलब है, आखिर क्यों इस बार थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चुनी गई और आखिर क्यों ये थीम अगले 10 साल तक चलने वाली है। इस थीम के तहत इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, जैसे कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको इकोसिस्टम क्या है और ये कितने तरह के हैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है जहां पर जैविक और अजैविक दोनों घटक एक साथ रहते हैं और ये दोनों ही घटक एनर्जी फ्लो, फूड चेन, मिनरल चेन जैसे माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो तरह की है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जमीन पर की इकोसिस्टम और दूसरी एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी वाली इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मुख्य रूप से फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा इकोसिस्टम का समावेश होता है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में मुख्य रूप से मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का समावेश होता है। इकोसिस्टम की फूड चेन, मिनरल चेन और एनर्जी फ्लो की वजह से ही इन सभी जीवों के बीच संतुलन बना रहता है और जीवन शक्य है। लेकिन ये मनुष्य भी अजीब जीव है। ज्यादा विकसित होने की लालच में हमने इकोसिस्टम को इस कदर क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया है कि आज हमारे खुद के जीवन पर सवाल खड़ा हो चुका है और इसीलिए हमें इकोसिस्टम को फिर से संवारने की जरूरत आन पड़ी है और इसे ही कहते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। The process of assisting recovery of ecosystem that has been damaged, degraded और destroyed, मतलब कि इकोसिस्टम जो हमसे क्षतिग्रस्त और नष्ट हुई है उसको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में हाथ बढ़ाना। तो इसीलिए हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को पुनः स्थापित करना है और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना है। अनुमानित 795 मिलियन लोग भूख से पीड़ित है, 1.2 अरब लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ में बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान हो रहा है और इसके साथ इकोसिस्टम का भी नुकसान होना जारी है और भविष्य में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। 2030 तक दुनिया को 40% अधिक पानी की आवश्यकता होगी, 40% अधिक लकड़ी और फाइबर की आवश्यकता होगी और 50% अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। इन सभी जरूरतों को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें अपने इकोसिस्टम को स्मार्टली और सस्टेनेबली हैंडल करना है और इसीलिए हमें अगले 10 साल तक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर ध्यान देना है ताकि सभी जीव अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और इकोसिस्टम को सुधार सके। यूनाइटेड नेशंस ने अगले 10 साल में कौन कौन सी 8 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए योजना बनाई है और ये इकोसिस्टम हमसे कैसे डिस्ट्रॉयड, डैमेज हुई है और इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली है फार्मलैंड इकोसिस्टम। जमीन का अधिक उपयोग, सोइल इरोजन, अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग, अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग, इसके कारण हमारे फार्मलैंड यानी कि खेती लायक जमीन कम हो रही है। इस सिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए जमीन की जुताई कम करनी होगी, साथ में प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशक का अधिक उपयोग करना होगा और जमीन पर पेड़ और अलग अलग फसलें उगानी होगी ताकि जमीन में कार्बन का पुनः निर्माण हो सके और उसे
ज्यादा उपजाऊ बनाया जा सके। ऐसा करने से कोई भी देश अधिक जमीन का उपयोग किए बिना ही अपनी बढ़ती आबादी का भरण पोषण कर सकता है। क्या आप जानते हैं, औद्योगिक खेती में यूज होने वाले फर्टिलाइजर के नाइट्रोजन से सिर्फ पानी और जमीन ही दूषित नहीं होता है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरी है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मनुष्य ने संसाधनों और जमीन की भूख के लिए जंगलों को साफ कर दिया है। लकड़ी का काटना, अधिक लकड़ी का जलाना, प्रदूषण, एलियन स्पीसीज का आक्रमण और जंगलों की आग, इसके वजह से बचा कुचा जंगल भी साफ हो रहा है। और इसके साथ हमारी फूड सिस्टम भी एक कारण है जिसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए हमें वहां पर नए नए और अलग अलग तरह के पेड़ लगाने हैं, लेकिन हाँ, कोई भी पेड़ नहीं लगाने हैं। वहां पर पहले जो पेड़ मौजूद थे उसी तरह के पेड़ वापस लगाने हैं, और ऐसा करने से जंगल में प्राकृतिक रूप से नए पेड़ आ सकते हैं। हमारी फूड सिस्टम और बढ़ती हुई आबादी पर पुनः विचार करने से भी जंगल पर दबाव कम किया जा सकता है। बिन उपजाऊ और क्षतिग्रस्त खेती की जमीनों को जंगल में परिवर्तित करना फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए एक आदर्श उदाहरण है। इसका यह भी मतलब है कि वास्तव में गांव और मानव वसाहत के बीच पोषण युक्त जंगलों के टुकड़ों का होना। क्या आप जानते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि जंगल दुनिया के 80% एम्फीबियन स्पीसीज यानी कि उभयचर प्रजातियों को निवास स्थान प्रदान करता है। तीसरा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी लेक्स एंड रिवर्स। स्वच्छ और अधिक पानी का होना एक लग्जरी है, लेकिन पोल्यूशन, ओवर फिशिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इरिगेशन और घर में पानी के ज्यादा उपयोग से इस इकोसिस्टम को भारी नुकसान हो रहा है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए हमें पानी को कम से कम पोल्यूट करना है, साथ में ही पोल्यूट हुए वाटर को ट्रीट भी करना है, और हमें पानी का संयमपूर्ण उपयोग करना है। क्या आप जानते हैं, कई मछलियां कीड़े खाती है, इसीलिए नदी किनारों पर इंसेक्ट फ्रेंडली पौधों को लगाकर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है। चौथा है ग्रासलैंड एंड सवानाज इकोसिस्टम। झाड़ियों और घास के मैदानों को खेती लायक जमीन में परिवर्तित करने से और फिर इन जगहों पर एलियन स्पीसीज के आक्रमण से ये सारे इकोसिस्टम नष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एलियन स्पीसीज का मतलब दूसरे ग्रह से आई हुई कोई स्पीसीज नहीं है, लेकिन ये स्पीसीज एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में प्रवेश करती है और उस इकोसिस्टम में अपनी आबादी को बढ़ाकर उस इकोसिस्टम पर हावी हो जाती है और उसे नष्ट कर देती है। ग्रासलैंड और सवानास के रिस्टोरेशन के लिए वहां के लकड़ी वाले पेड़ों को काटकर वहां पर देसी घास को फिर से उगाना है, और साथ में ही वहां के लुप्त हुए पौधों और प्राणियों को फिर से उसमें प्रवेश करवाना है, और वह प्राणी और पौधे जब तक वहां पर स्थापित ना हो जाए तब तक उस एरिया को संरक्षण देना है। ग्रासलैंड रिस्टोरेशन की योजना में वहां के चरवाहे और वहां के लोकल उपयोगकर्ताओं का शामिल होना बहुत ही जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ग्रासलैंड और सवानाज वे स्थान है जहां पर मनुष्य सदियों पहले विकसित हुए थे। पांचवा है माउंटेन इकोसिस्टम। खेती और घर के लिए पर्वतीय ढलानों को साफ करने से पर्वतों का खतरनाक कटाव हो जाता है और इससे ये इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। इसके कारण नदियां अपने स्रोत से ही प्रदूषित हो रही है और बढ़ते हुए तापमान के कारण वहां पर रहने वाले लोग और जीव अनुकूलन के लिए और स्थानांतर के लिए मजबूर हो जाते हैं। माउंटेन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए जंगलों को पुनर्जीवित करना बेहद जरूरी है और इसके कारण भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से हमें कुदरती सुरक्षा मिलेगी। और क्लाइमेट चेंज के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी एग्रो टेक्निक ज्यादा असरदार है। ऐसी जगहों पर डैम और सड़कों की योजना कुछ इस तरह से बनानी चाहिए कि वहां पर रहने वाले लोग और जीवों को वो विभाजित ना करे। क्या आप जानते हैं, हाल के दशकों में 600 से ज्यादा ग्लेशियर गायब हो गए हैं, जिसके कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोग पानी की समस्या से प्रभावित हुए हैं।
छठा है मरीन इकोसिस्टम। समुद्र का अधिक शोषण, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। मरीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए हमें सस्टेनेबल मैंग्रोव हार्वेस्टिंग करना चाहिए ताकि समंदर में दूसरा कचरा, सीवेज और प्लास्टिक ना जाए और पोल्यूशन ना हो। और इसके अलावा हमें फिशिंग भी सस्टेनेबली करना है और साथ में सी ग्रास को रिस्टोर करना है ताकि समंदर विश्व की अरबों आजीविकाओं को ऐसे ही समर्थन करता रहे। क्या आप जानते हैं सी ग्रास एक छुपा हुआ चैंपियन है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कंपैरिजन में 33 गुना ज्यादा कार्बन तेजी से कैप्चर करता है। सातवां है पीटलैंड इकोसिस्टम। पीटलैंड में मौजूद कार्बन और पानी के भंडार को मिटाकर इसे खेतीबाड़ी की जमीन में परिवर्तित करने से ये इकोसिस्टम डैमेज हो रही है। इसके साथ साथ ऐसी जगहों पर पोल्यूशन, अधिक चराई, आग लगने की वजह से और पीट एक्सट्रैक्शन के कारण ये जगह और डैमेज होती जा रही है। पीटलैंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए ऐसी जगहों को फिर से गीला करना बेहद जरूरी है और खतरनाक क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कार्बन को गीला और जमीन के नीचे ही रहने देना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं पीटलैंड केवल दुनिया की 3% जमीन को ही कवर करता है, लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी में 1/3% कार्बन जमा है। आठवां है अर्बन इकोसिस्टम यानी सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज और टाउन्स ये एक इकोलॉजिकल रेगिस्तान की तरह दिखते हैं। यहाँ पर सड़कों और कारखानों के बीच बहुत ही कम जगह है वनस्पति और पेड़ पौधों के लिए। सिटीज और टाउन्स में प्रदूषण और कचरे की वजह से जमीन, हवा और पानी ये तीनों प्रदूषित हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सिटीज और टाउन में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए काफी ज्यादा स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज है। तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अर्बन एरियाज में हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 280 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जो एक अर्बन एरिया में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा आखिर क्यों यूनाइटेड नेशन ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए पूरा डिकेड चुना है, क्योंकि ये सारी चीजें 1-2 दिन में होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो आज से ही हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की ओर आगे बढ़ना है। इसका मतलब है कि हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को पुनः स्थापित करना है। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर अवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।